आज के इस वीडियो में हम लोग टेंस का अध्ययन करेंगे और इस एक वीडियो में टेंस की सारी समस्या समाप्त होने वाली है। आज हम ये भी देखेंगे कि टेंस का निर्माण ग्रामेटिशियंस के द्वारा कैसे हुआ, टेंस का निर्माण हुआ कैसे। टेंस के लिए सबसे पहले हमें एक वर्ब का अध्ययन करना पड़ेगा जिसे हम लोग बेस या प्राइमरी वर्ब कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि बेस वर्ब केवल 3 हैं, डू, बी और हैव। आज इस रूप में इस वीडियो को मैं रखने वाला हूं कि जैसे आज आपका पहला क्लास हो टेंस से संबंधित, तो याद रखिएगा बेस वर्ब यानी जिस 3 मेन क्रिया का प्रारंभ होता है टेंस में, वह पहला है डू, दूसरा है बी और तीसरा है हैव। इस डू को, और एक बात कि क्रिया हमेशा प्लूरल होती है, हमेशा बहुवचन में होती है। इस डू को हम लोग सिंगुलर बनाते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आने वाली क्रिया भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब ऑलरेडी प्लूरल में ही होती है। और इसी डू के फॉर्म को, डज को, अगर हम बी में देखें तो इसका वर्तमान प्रेजेंट होता है इज, एम और प्लूरल के लिए आर होता है। हैव चूंकि प्लूरल होता है इसलिए इसका जब हम लोग सिंगुलर बनाते हैं तो इसका वर्ब हो जाता है हैज। बिल्कुल इसी समान इसी डू के क्रिया का जब हम पास्ट रूप लेंगे, सेकंड फॉर्म लेंगे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड हो जाएगी। इज का पास्ट वाज होता है और आर का पास्ट वर होता है और हैव का पास्ट हैड होता है। अब इस बेस वर्ब के द्वारा जो डू, बी और हैव ये तीनों मेन फॉर्म थे, बेस हैं, इसी बेस या इसी प्राइमरी से इतने सारे टेंस का निर्माण हुआ है, इतने सारे वर्ब का निर्माण हुआ है। एक और बात आपको समझना है कि डू और डज, जिसे हम लोग प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब अगर हम देखें तो होता है डू या डज, और ये सबको पता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हिंदी का वर्जन होता है उसमें वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आता है। अगर हमें कहना हो कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, इसका मतलब ता है, ती है से मतलब नहीं है, मतलब है वर्तमान की इस क्रिया से। और राम घर जाता है मतलब जाने का काम करता है। ये डू जो दिखाता है ये वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है। राम घर जाने का काम करता है। इसे अगर हम कह दें कि राम गोज टू होम, एक बात नहीं समझ में आई कि गो में ईएस कहां से आ गया। इसके पहले तो हम लोग किसी भी टेंस में, इस फॉर्मेट में, इस रूप में किसी वर्ब को नहीं देखते हैं, यहां पे ईएस कैसे आ गया। इसका मतलब कि राम घर जाने का काम करता है। इस वाक्य को हम कहेंगे कि राम डू गो टू होम। सेंटेंस ये होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के हिसाब से यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें डू डज लगना है, तो इस वाक्य का ट्रांसलेशन भी क्या होना चाहिए था, राम डू। लेकिन क्रिया प्लूरल होती है और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी क्या हो जाती है, सिंगुलर। तो इस डू का हम डज कर दिए, ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन गोज नहीं समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यदि डू डज है तो गोज कहां से आ गया। तो चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए इस जब हम केवल गो लिखते हैं या दूसरा कोई वाक लिखते हैं तो इसका मतलब इस गो में डू प्लस गो है। इसमें ये दोनों डिजिट दो दो अक्षर के हैं, इस वजह से वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जैसे गो में सिंगुलर बनाते हैं तो जो डज का ईएस है वही ईएस बाहर आ जाता है। इस गो का मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं, गो प्लस डज, और ये बन के तैयार होता है गोज। फिर से समझिएगा इस बात को, राम घर जाता है, इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए कि राम डज गो टू होम। लेकिन इसमें हम इस डज को हटा के और इस डज को, मेन वर्ब को इसी गोज में लगा देते हैं। क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए यह ईएस वाला पोर्शन, डीओ यहां है, इसके ऊपर यह डीओ और ईएस पोर्शन बाहर हो जाता है। लेकिन जैसे सेंटेंस निगेटिव आता है, राम घर नहीं जाता है,
नहीं जाता है। अब ये ES हटेगा और पूरा का पूरा डज यहां बाहर आएगा, डज नॉट गो टू होम। ये ट्रांसलेशन होता है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अफर्मेटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निगेटिव में इस डू डज का प्रयोग इसलिए कर देते हैं क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब पहला सेंटेंस पे फिर वापस आइए। अगर हम कहें कि राम घर जाता है, राम घर जाता है और राम डज गो टू होम, राम डज गो टू होम। इसमें देखिएगा, अब यहां पे जैसे आप डज लिख दिए तो सेंटेंस तो ट्रांसलेशन के हिसाब से सही है, होना भी यही चाहिए था, लेकिन चूंकि ये डज हम इसी वर्ब में डालते हैं, इस वजह से इसकी भूमिका यहां से समाप्त हो जाती है, मतलब वही रहता है, इसलिए सेंटेंस सही हो जाता है। अब अगर इस गो को हम ऐसे रहने दें और पुनः डज को यहां लिख दें तो इस सेंटेंस का अर्थ एम्फेसाइज हो जाता है, जोर देने लगता है, और इसका मतलब हो जाता है राम घर जाता तो है। ये गुस्सा के कहने वाला सेंटेंस है कि राम घर जाता तो है। जोर देने के लिए हमें इसी हेल्पिंग वर्ब को, जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है वहां हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं, और जहां होता है वहां से इसे रिमूव भी कर देते हैं, सेंटेंस एम्फेसाइज हो जाता है। यही इसी का एक एग्जांपल मैं आपको विल और शैल का देता हूं। अगर हम कहें कि आई शैल गो, इसका मतलब मैं जाऊंगा, यहां वर्ब है, लेकिन इसे हटा के अगर हम कह दें आई विल गो, मतलब डिटर्मिनेशन, सेंटेंस को एम्फेसाइज किया जाता है। जहां वर्ब होगा वहां रिवर्स हो जाएगा, और जहां नहीं होगा वहां अगर हम यहां डालते हैं तो सेंटेंस एम्फेसाइज करने लगता है। खैर आगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब डू नाम की बेस वर्ब में हम सिंगुलर बनाए तो डू या डज हुआ, और इससे निर्माण हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आप देख सकते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यहां देखिएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब चूंकि इज सिंगुलर होता है, एम एक्सेप्शनल केवल आई के साथ प्रयोग होता है, और आर का प्रयोग होता है यहां पे किस रूप में, प्लूरल के रूप में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निर्माण किस क्रिया से हुआ, बी से। तीसरा है हैव, ये भी ध्यान देने वाली बात है। हैव का जब हम सिंगुलर बनाएंगे तो वो बनेगा हैज, और ये किस टेंस का निर्माण करेगा, प्रेजेंट, बोलिए परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या है। कोई दिक्कत हो तो यहां बताइएगा, अब समझिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट डू या डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज, एम, आर, और प्रेजेंट परफेक्ट का हैज और है। कंफर्म हो गया ये बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां आप ऑलरेडी लिए हुए हैं, इस वर्ब की जब सेकंड फॉर्म चलेगी तो क्या आ जाएगा, डिड। इसे भी एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करिए। अगर हम कहें राम वेंट टू स्कूल यस्टरडे, राम कल स्कूल गया था, अगर ये सेंटेंस आपके सामने आ गया तो वेंट जैसा तो इसके पहले इस टेंस के अलावा हम किसी दूसरे टेंस में वेंट का प्रयोग करते ही नहीं है। वर्ब आप जानते हैं कि हमेशा प्लूरल होती है और अपने मेन फॉर्म में होती है। इस सेंटेंस को अगर हम ढंग से लिखें टेंस के मानक के हिसाब से तो राम डिड और प्लस गो होगा टू स्कूल, ये फॉर्मेट सही है। डिड क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में अगर वो टेंस पास्ट में है, भूतकाल है, पास्ट टेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो डिड आप लगाइए और प्लस गो। इसका मतलब कि डिड और गो इन दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं तो हमें डिड लगाने से बढ़िया है कि इस वर्ब के सेकंड फॉर्म को हमने यहाँ पे प्रयोग कर दिया और टेंस बन के आ गया पास्ट इंडेफिनिट। ये बात अभी भी नहीं समझ में आई होगी, अब समझ में आएगी। अगर इसी सेंटेंस का हम निगेटिव बनाएं, इसी सेंटेंस का निगेटिव बनाएं तो क्या बनेगा, राम नॉट वेंट, नॉट वेंट होगा क्या, नहीं होगा, क्या होगा, राम डिड नॉट और वेंट कहां चली आएगी, फिर अपने मेन फॉर्म में गो में चली आएगी, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म केवल वेंट यहां पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, असर्टिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। लेकिन ज्यों ही निगेटिव सेंटेंस होगा डिड को बाहर आना पड़ेगा
और जो वेंट सेकंड फॉर्म है वो अपने मेन फॉर्म में आना पड़ेगा। खैर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज और पास्ट इंडेफिनिट में डिड। जिस तरीके से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर है, वैसे पास्ट के कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आपको याद ही होगा, क्या हो जाएगा, वाज और वर। इज का पास्ट वाज, एम एक्सेप्शन है, और आर का पास्ट वर। ये भी कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद हैव का पास्ट क्या है, हैड। पास्ट परफेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैड। अब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, पास्ट इंडेफिनिट डिड, पास्ट कंटीन्यूअस वाज वेयर और पास्ट परफेक्ट हैड। लेकिन अब देखिए इसमें से सारे वर्ब जो हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी टेंस में यहां पे इंगेज हो गए हैं। अब यहां पे जो एक अलग समस्या आने वाली है वो फ्यूचर टेंस है, और आगे इससे आने वाली और भी सारी चीजें। अब इसी को क्लियर करते हैं और इसकी भूमिका देखिएगा। इसी बेस से पूरे टेंस का निर्माण कैसे हो रहा है, इससे आपको बहुत कुछ मदद मिलने वाला है। क्योंकि डू के जो ये दो फॉर्म है, एक और फॉर्म इसका आता है थर्ड फॉर्म डन, लेकिन फ्यूचर में डन का प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अपने थर्ड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में। और आप देखिएगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, पास्ट का इंडेफिनिट हो, या आने वाले टाइम में, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, तो इस सभी में क्रिया जो आती है वो अपने मूल रूप में फर्स्ट फॉर्म में आती है। एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, अगर प्रेजेंट है तो ईएस लग जाता है, और इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। बाकी जैसे ये दोनों सेंटेंस निगेटिव होते हैं, क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। इसी से संबंधित एग्जांपल हम पीछे दिए हैं इसी वीडियो में। अब देखिए विल और शैल क्या है, बहुत सारे बच्चों के जहन में एक नया शब्द आएगा, क्योंकि बेस यही है, इन्हीं से टेंस बना है। लेकिन अभी इनमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये दोनों बचे हुए हैं, और फ्यूचर पूरा बचा हुआ है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सब के सब बचे हुए हैं। यहां ये दोनों भी बचा हुआ है। इसी को क्लियर करना है कि इसका निर्माण कैसे हुआ। जब इन सारे टेंस की बुकिंग किसी न किसी टेंस में कंप्लीट हो गई, इसमें से कोई नहीं बचा था, तो किसी भी भाषा का, किसी भी व्याकरण का आधार वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों से होता है। यहाँ पे फिर मॉडल के रूप में एक वर्ब को लेने की आवश्यकता पड़ी कि एक वर्ब को हम लोग उठा लेते हैं जो केवल एक काम करेगा, मॉडल की तरह काम करेगा। मॉडल क्या होता है? जैसे हम लोग कोई मोबाइल खरीदने जाएं तो पहले वो मॉडल दिखाते हैं, कार खरीदने जाए तो उसका एक मॉडल दिखाते हैं, या कोई भी महंगी आइटम आप खरीदते हैं तो पहले वो सामान नहीं दिखाया जाता है, उसका एक नमूना आपके सामने रखा जाता है। फ्यूचर बनाने के लिए भी व्याकरण के लोगों ने ऐसा ही कहा कि चूंकि डू, एक बात और देखिएगा, ये इंडेफिनिट के लिए है, ये कंटीन्यूअस के लिए, ये परफेक्ट के लिए, ये सब के सब फिक्स हैं ऑलरेडी। इंडेफिनिट में ही प्रयोग होगा डू का या डज का, और यहाँ पे अगर हम डन लगा देते तो थर्ड फॉर्म हो जाता है। इस वजह से हमें एक मॉडल लेने की आवश्यकता पड़ रही है। खैर, फ्यूचर के लिए हम लोगों ने तय किया कि इसमें से चूंकि ये डू, डज, डिड सभी ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, तो अब फ्यूचर के इंडेफिनिट के लिए जिस एक वर्ब की आवश्यकता थी वो हम लोग मॉडल के रूप में सेलेक्ट किए कि कौन सा मॉडल ले ले तो मेरा फ्यूचर टेंस बन जाएगा। इसके लिए व्याकरण वाले लोगों ने, ग्रामेटिशियंस लोगों ने क्या किया, विल और शैल को नमूना के रूप में, मॉडल के रूप में चुना। इसकी भी आवश्यकता क्यों हुई? अगर मैं कहूं आई गो, मैं जाता हूं, तो इसका टेंस कोई भी आदमी बताएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई गो, मैं जाता हूं। अगर इसमें मैं शैल लगा दूं तो खट से ये किस में चेंज हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर हम शैल न लगाएं, अगर हम विल और शैल को मॉडल के रूप में न लें, तो कैसे तय होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है? ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। इस वजह से मॉडल की आवश्यकता पड़ी, एक नमूना के रूप में, एक केवल आइडेंटिफाई करने के लिए कि नहीं साहब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और इस शैल के लग जाने से वही टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा।
इसके लिए हम लोगों ने विल और शैल को चुना कि विल और शैल को हम लोग मॉडल के रूप में लेते हैं। अब देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज तैयार हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर तैयार हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव ये तैयार हो गया। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में डिड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाज वर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैड। अब देखिए, फ्यूचर के इंडेफिनिट में मॉडल वर्ब के रूप में हम लोगों ने क्या ले लिया, विल और शैल, विल और शैल। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट डिड और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल। अब ये क्रम पूरा हो रहा है, अब तक पूरा नहीं था क्योंकि बेस वर्ब में डू है, डू प्लूरल है, प्लूरल का सिंगुलर डज होगा, इसका पास्ट डिड होगा। डन का प्रयोग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि विल और शैल के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है क्योंकि इंडेफिनिट का रूल है, इसलिए हम थर्ड फॉर्म डन के साथ नहीं जा सकते थे। अब आइए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वेयर, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में फिर वही समस्या आके खड़ी हो गई क्योंकि बी की भी ऑलरेडी बुकिंग सब हो चुकी थी। तो और इंडेफिनिट का जैसा मैंने कहा कि डू का ही कोई रूप वहां जाएगा, लेकिन डन नहीं जा सकता क्योंकि थर्ड फॉर्म है, इसलिए इज एम आर वाज वर को छोड़ के, चूंकि कंटिन्यूअस का कार्य जारी होना, लगातार जारी होने के कार्य की एक्टिविटी को दिखाना था, इसलिए हम लोगों ने इसकी जो मम्मी जी थी बी, इन्हीं को हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल के रूप में हमने ऑलरेडी विल और शैल इंडेफिनिट में लिया ही था, इसलिए हमने कंटिन्यूअस में यहाँ विल और शैल मॉडल के रूप में इंडेफिनिट के लिए लिया था। अब बी को उठाया तो यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस का निर्माण हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वेयर और फ्यूचर कंटिन्यूअस के हमने जो मॉडल लिया था इंडेफिनिट में विल और शैल, उसी में हम लोगों ने कंटिन्यूअस के इस रूप को जोड़ दिया, बी बन के तैयार हो गया। अब आइए परफेक्ट में, परफेक्ट में भी यही कंडीशन था, हैव प्लूरल, इसका सिंगुलर हैज और पास्ट हैड, लेकिन परफेक्ट फ्यूचर का निर्माण होना बाकी था। तो फिर यही प्रक्रिया जैसे यहाँ इनके मम्मी जी को, वैसे यहाँ इनके पिताजी को फ्यूचर के परफेक्ट में हम लोगों ने क्या किया, विल और शैल को हमने ऑलरेडी मॉडल दे रखा था, इसमें क्या जोड़ दिया, हैव जोड़ दिया, हैव। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये बी और हैव जुड़ेगा, बी का कोई रूप नहीं जुड़ सकता, हैज हैव हैड हैड नहीं जुड़ सकता, जब जुड़ेगा बेस जुड़ेगा, क्योंकि हमने क्या उधार लिया है, मॉडल, और बाकी सभी टेंस को बनाने के लिए हमें वापस इसी में आना पड़ रहा है। ऐसा वीडियो यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप टेंस से संबंधित नहीं देखेंगे, किसी जगह कोई लेक्चर ये कि किस तरीके से टेंस का निर्माण हुआ है, ये कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस इसे आप समझने का प्रयास करिए, मेहनत सफल होगा। ये तीनों कंफर्म हो गया हो अगर सब कुछ, तो अंतिम में आइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सबसे मजेदार बात कि डू बी हैव, इन तीनों के अलावा मॉडल का काम मम्मी पापा सब लोग खत्म हो चुके हैं, फिर भी अभी भी टेंस यहाँ 3 बचा हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसको समझने का प्रयास करिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज हैव लगा हुआ था, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड लगा हुआ है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव लगा हुआ है। इसमें एक शब्द जुड़ रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझ में आ रहा है ना, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जबकि एक स्टेप केवल कंटिन्यूअस को आप तीनों में से हटा दीजिए तो तीनों का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का हैज हैव, पास्ट परफेक्ट का हैड और फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव शैल हैव था। बच क्या रहा था, कंटिन्यूअस। क्या बच रहा था, कंटिन्यूअस। क्या बच रहा था, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस का बेस फॉर्म क्या है, बी की भी बुकिंग हो चुकी है कंटिन्यूअस में, इनकी भी हो चुकी है। तभी लोगों को ध्यान आया कि यार प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो इसमें परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगती है, V3 लगता है, V3। यानी इस बी के तीसरे फॉर्म को बीन का प्रयोग हम लोग कर लिया जाए तो टेंस का निर्माण पूरा हो जाएगा। और यही हुआ यहां पे हो गया हैज बीन, हैव बीन, बोलते जाइए, हैड बीन, और यहां
विल हैव बीन और शैल हैव बीन। केवल इन तीनों की मदद से पूरे टेंस का निर्माण हुआ है। इस बात को एक बार, दो बार, तीन बार जब आप देखेंगे, इसी वीडियो से सारा भ्रम समाप्त हो जाएगा, इसका वर्ब याद हो जाएगा और अंग्रेजी की ये पृष्ठभूमि हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।